अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में और आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। अब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को हम जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी बहुत एक जो है वसी ब्रांच है, तो इसमें बहुत सारे इसमें ब्रांचेज आ जाती हैं। जैसा कि हमारे पास आता है साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी भी, ठीक है। साइटोलॉजी का सेकेंड नेम है सेल बायोलॉजी, यानी कि अगर हम इसकी डिफाइन करेंगे, द ब्रांच of biology which deal with the study of structure and function of cell is called cytology, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली इसको लिखा है, आप यहाँ पे कोट करेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके। तो ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को और सेल के फंक्शन को जो है पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं साइटोलॉजी। और सेल मैंने पीछे भी आपको बताया था, सेल क्या होता है हमारे पास, यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल लाइफ की जो है वो आगाज़ है, लाइफ की बुनियादी इकाई जो है वो सेल होता है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने को, इसके स्ट्रक्चर को समझने में, इसके फंक्शन को समझने में जिस ब्रांच को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। और ऐसे साइंटिस्ट जो साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट, ठीक हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इसकी ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफाइन आती है टिश्यू की। टिश्यू क्या चीज़ है, ठीक है। तो टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल के मिलने से हमारे पास टिश्यू बनता है। इसकी भी आपको प्रॉपर डिफाइन जो है वो पता होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है पेपर्स में। तो इसकी डिफाइन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। यानी कि सेम सेल जो है मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप के अंदर जितने भी सेल मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इनके सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टिश्यू में अगर हम एग्जांपल देखें प्लांट की, तो हमारे पास आते हैं जाइलम, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कौन से टिश्यू है, फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ को देखते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, नर्व टिश्यूज़ एंड मसल्स। तो ये टिश्यू की एग्जांपल है। तो जिस ब्रांच के अंदर हम टिश्यू को डिस्कस करते हैं, टिश्यू को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो है वो देती हूँ कि टिश्यू कैसे बनता है, ठीक है। सेल से जो है वो टिश्यू किस तरह से बनता है। अब सेल हमने देख लिया, सेल क्या होता है हमारे पास, जो है सेल क्या चीज़ है, सेल जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपके पास ये कुछ सेल है, ठीक है, लेकिन तमाम सेल ये क्या है, एक जैसे हैं। तो अब ये इनसे हमने टिश्यू बनाना है। बेसिक समझने की कोशिश करें आप यहाँ पे, तो ये ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट करके ये क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, इनके टुगेदर हो जाएंगे, ठीक है। आपस में मिलजुल के रहने लगेंगे और मिलजुल के रहने से क्या करेंगे, ये फंक्शन का करेंगे, काम करेंगे, और वो काम इनका क्या होगा, एक जैसा काम होगा सब सेल का, ठीक है। अब मैंने एक ही मार्कर को यूज़ किया यहाँ पे, तो ये सारे सेल एक जैसे हैं, इकट्ठे जो है वो इनको हमने इकट्ठा किया तमाम सेल्स को, तो इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसी ग्रुप को एक्चुअली हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप जो है हमने सिमिलर सेल को इकट्ठा किया, लाइक हमारे पास ये कौन से सेल थे, जाइलम सेल थे, ठीक है, जिन्होंने जाइलम टिश्यू को बना लिया। तो ये जो ग्रुप मिलके सेल ग्रुप बना है, इसको हमने क्या कहा, इस ग्रुप को हमने टिश्यू का नाम दे दिया। आई समझ, ठीक है। अब ये टिश्यू अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, तो हम समझते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन गए जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू का क्या काम है बच्चों, जाइलम टिश्यू का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। यानी कि रूट से प्लांट को लेते हैं और वाटर को लेते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये काम किसका है, जाइलम का। और जाइलम क्या है, एक टिश्यू है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल में हमारे पास कौन से टिश्यू हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मसल्स टिश्यू, ठीक है, मसल्स। तो मसल्स हमारे पास क्या करते हैं, मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स का फंक्शन। अब मसल बनाने वाले तमाम सेल जो हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, मसल टिश्यू बनाएंगे। और मसल्स टिश्यू के फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि जो इनका फंक्शन है, ठीक है। आपको पता है कि मसल्स का फंक्शन क्या होता है, मसल्स का फंक्शन होता है मूवमेंट,
ठीक है, यानी कि मसल क्या करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो मूवमेंट करेंगे, और ये मसल स्पाइक किस में जाते हैं, आपको मूवमेंट नज़र आती है किन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जाहिर है। ठीक है, तो एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो मूवमेंट की ज़रूरत होती है। जो मूवमेंट उनके बॉडी पार्ट्स करवाते हैं या जो सेल करवाते हैं वो कौन से हैं, मसल सेल्स हैं, और वो टिश्यू जो है वो मसल टिश्यू कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने सॉरी से आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दी कि हमारे पास एक्चुअली टिश्यू किस तरह से बनता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस। प्लांट के अंदर हमने देखा जाइलम होते हैं, और एनिमल्स में हमने देखा नर्व्स टिश्यूज़ हैं, मसल्स टिश्यू हैं, और नर्व भी इस तरह हमारे पास जो है वो काम करते हैं डिफरेंट मैसेज को कन्वे करने के लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, और इस तरह हम नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या आता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ जरूर लगाएंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी की ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने बार बार ये लफ्ज़ नहीं लिखा। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को और उसकी फॉर्मेशन को समझने में जो जिस ब्रांच को हम जो है वो पढ़ेंगे वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है। ठीक है, एक है किसी भी जानदार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मीन आउटर, ठीक है, जो उसकी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, उसका फिजिकली स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी को, उसको स्टडी करना, उसको समझना, हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो वो हम कौन सी ब्रांच में बात करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास अदर क्या है कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल क्या होती है, जो अंदर होती है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी को। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना। लाइक इंटरनल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो उसमें हम कहते हैं हार्ट की स्टडी करना। ठीक है, स्टमक को पढ़ना, तो इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इसका दूसरा नाम है एनाटॉमी। ठीक है, इसी इंटरनल मॉर्फोलॉजी का ही दूसरा नाम क्या है, एनाटॉमी है। ठीक है, इंटरनली किसी भी जानदार को स्टडी करना, उसको जो है वो उसके बारे में रिसर्च करना, हम किस ब्रांच में करते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी के अंदर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो है जियोग्राफी। ठीक है, अब जियोग्राफी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, वो दुनिया के किस किस कोने में कहाँ कहाँ मौजूद है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। इस तरह हमारे पास जियोग्राफी की भी टू टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास जू जियोग्राफी एंड अदर हमारे पास फाइटो जियोग्राफी। जू मीन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जू जियोग्राफी के अंदर। तो ये है एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन अर्थ। ठीक है, इस तरह फाइटो मीन प्लांट्स। तो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट जो है ख़ास, क्योंकि कुछ इलाकों के ख़ास प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ख़ास इलाकों में पाए जाते हैं। इसी तरह एनिमल्स भी होते हैं जो कुछ इलाकों में होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो इसी तरह हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट ब्रांच के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है बायोलॉजी की वो है हमारे पास इकोलॉजी। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी डिफाइन है आपको पेपर में जो है वो पूछी जा सकती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट के साथ जो उनका कॉन्टैक्ट है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, जो है वो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसी बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का आपको। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ जो है वो हेरिडिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी को समझने के लिए जिस ब्रांच को हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास जेनेटिक्स। ठीक हो गया। अब हेरिडिटी आल्सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। एक्चुअली हेरिडिटी क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि हेरिडिटी ऐसे कैरेक्टर्स है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वन जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ओल्ड जनरेशन टू
न्यू जनरेशन, यानी कि जो पेरेंट्स हैं हमारे वो हमारी ओल्ड जनरेशन, और जो हम लोग हैं पेरेंट्स की औलाद हैं तो हम उनके ऑफस्प्रिंग हैं, तो हम न्यू जनरेशन है। तो हमारे अंदर पेरेंट्स से जो करैक्टरिस्टिक्स आए हैं उसको हम जो है वो हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी में उसको हम पढ़ते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि करैक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो जीन्स के ज़रिए से होते हैं, ठीक है। जीन बहुत एक बड़ा फैक्टर है जो ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटी मटेरियल को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन की डिफाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जो है वो 2 नंबर की यहाँ पे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ जीन। अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल एंड कंटेन द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है, और वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है और देन वो न्यू जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र भी करता है, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली बहुत ही जो है वो इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं। हम जीन के बारे में या हेरिडिटी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में जो है वो इंडिविजुअली हम डिस्कस नहीं कर रहे, जिस वजह से मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रीफली इनका बताऊँगी क्योंकि यहाँ के लिए इतनी ही नीड है। तो नेक्स्ट हम आप यहीं पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट जब इसका टॉपिक आएगा तो फिर हम इसको डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास एवोल्यूशन, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंसेस्ट्रल हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब एवोल्यूशन में होता क्या है, एक्चुअली हम इंसेस्ट्रल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, किसी भी जानदार की हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। अब जब इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल होता है तो जानदार भी वहाँ पे इजीली सर्वाइव करता है, लेकिन जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेस आ जाता है, तो जानदार क्या करता है, अपने अंदर एवोल्यूशन लेके आता है और अपने अंदर एक चेंज लेके आता है, ठीक हो गया। तो वो चेंज क्यों लेके आता है, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव करना होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वो चेंज लेके आता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम जो है वो पढ़ते हैं एवोल्यूशन के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल छोटी सी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए जानदार किस तरह से चेंज लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, ठीक है, तो अब सर्दी के अंदर हम क्या करते हैं, लाइक हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, एनिमल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ज़्यादा शदीद इन्वायरमेंट जो है वो ठंडा है, तो उसमें एक ह्यूमन किस तरह चेंज लेके आएगा, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल वो कांपना शुरू हो जाएगा। अब कांप वो खुद नहीं रहा, ठीक है, उसके बस में नहीं होता कांपना, तो कांपता वो कैसे, नेचुरली उसके जो सेल्स हैं, उसके जो मसल्स हैं वो शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो एवं शिवरिंग नहीं करते, होता क्या एक्चुअली जब वो शिवरिंग करते हैं तो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि हम उस ठंडे इन्वायरमेंट में, उस कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरली क्या हो जाता है, हम कांपना शुरू कर देते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम अपने उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ गए तो हम मोटे कपड़े पहन लेंगे, जॉगर्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, तो ताकि हम इन्वायरमेंट की स्ट्रेस को कम कर सकें, ठीक है। तो इस तरह क्योंकि हमने सर्वाइव करना है वहाँ पे, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली जो है वो बुखार है, कोल्ड है, खांसी है, निमोनिया है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी जिससे स्ट्रेस में चले जाएगा और इवनली डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह अपने अंदर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज लेके आता है ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर सके, उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके, ठीक हो गया। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जानदार अपने इन्वायरमेंट में चेंज लेके आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने जो है वो अपने अंदर चेंज लेके आता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक हो गया। और इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी ब्रांच पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। ये भी इंसेस्टर से ही मिलता जुलता है हमारे पास कि फॉसिल क्या है, फॉसिल एक्चुअली जानदारों का इंसेस्टर है, ठीक है। आने वाली नस्ल जो है वो कैसे बनी, कैसे प्रोड्यूस हुई, कैसे उसके अंदर चेंज आया, उसका इंसेस्टर जो है वो पीछे था, और वो हमें कैसे पता चला उसका इंसेस्टर है, तो हमने फोसिल्स की स्टडी की, तब हमें पता चला। इसी तरह हम फोसिल जो है वो फोसिल स्टडी में भी देखते हैं, हमारे पास 2 तरह की ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास है जू प्लांटोलॉजी एंड फाइटोप्लांटोलॉजी। जू प्लांटोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, एनिमल्स के फोसिल्स की स्टडी करते हैं, और फाइटोप्लांटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। और इस तरह हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप लगाएंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो मैंने अभी नहीं बोला, तो लेकिन आप हर जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके साथ लगाएंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्ली डेवलपमेंट होती है, तो उसको हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ तक जो है वो ये ब्रांचेज इसकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि बायोलॉजी की हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो ब्रीफली मैंने आपको यहाँ पे बताई, कि जिसमें हमारे पास आ जाता है साइटोलॉजी हमने पढ़ा, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ा, हिस्टोलॉजी है, एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी को जियोग्राफी को, तो ये डिफरेंट टाइप्स हमारे पास थी जिनको हमने यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किया, इनको समझा और इनको यहाँ पे पढ़ा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आने वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।